everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. So today we are going to discuss science and technology related weekly current affairs. जैसा कि हम हर ट्यूसडे को करते ही हैं. Well, इस बारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे उनका पीरियड ऑफ रेफरेंस होगा 13th of October to 19th of October. So 13 से लेके 19th अक्टूबर तक जो भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज रही हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बट पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस बारी इस हफ्ते ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज नहीं आई हैं. कुछ ही न्यूज आई हैं, पर वो कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. खासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, तो उन्हें देख लेते हैं. ऑलराइट, देखते हैं इश्यूज टू बी कवर्ड, इश्यूज दैट वील कवर इन दिस वीडियो. गाइडलाइंस फ्रॉम आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम. एक्चुअली इस बारी की जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारी ये वीडियो होगी, ये काफी ज्यादा स्पेस सेक्टर से डेडिकेटेड होगी. काफी न्यूज स्पेस सेक्टर से है. पहली है नासा का जो आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम है, उसके लिए नासा ने गाइडलाइंस निकाली हैं. ना वो गाइडलाइंस क्या है और ये आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम है क्या, उसको देखेंगे. ठीक है. देन नासा का एक और मिशन है किसी एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेके आने का. ठीक है, सैंपल रिटर्न मिशन है जिसका नाम है ओसाइरस रेक्स. तो नासा का ओसाइरस रेक्स टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू. एस्टेरॉइड बेनू से इसने सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लेके आने हैं. नाउ ये न्यूज में इसलिए है, लॉन्च तो ये मिशन 2016 में हो गया था. 2018 में इसने कोशिश करी थी सैंपल लेने की, पर मिले नहीं थे. तो 20th अक्टूबर को इसने सैंपल कलेक्ट करने हैं, और 20th अक्टूबर यानी कि आज है, आज इसने सैंपल कलेक्ट करने हैं बेनू एस्टेरॉइड से, और इसने फिर अर्थ की तरफ रिटर्न करना है. अर्थ तक ये पहुंचेगा 2023 तक. ऑलराइट, तो ये देख लेंगे, और हम ये भी देखेंगे इसके साथ साथ कि एस्टेरॉइड को स्टडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. ऑलराइट, फिर हम आ जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डिब्री. स्पेस जो हमारा अर्थ के अराउंड ऑर्बिट है ना, उस पे बहुत सारा स्पेस जंक पड़ा हुआ है. जैसे कि बहुत सारी सैटेलाइट्स के स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, नट्स वगैरह हैं जो फ्लोट कर रहे हैं स्पेस में अर्थ के अराउंड. नाउ इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं और हो भी रही हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे. ये थोड़ा मेंस टाइप आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर हो गया. और एंड में हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने ना निर्भय मिसाइल टेस्ट करी है. नाउ निर्भय मिसाइल ना एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. अगर आप प्रीवियस हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको याद होगा हमने डिफरेंस करा था क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, और हमने सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक का भी डिफरेंस करा था. तो निर्भय एक मिसाइल है जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. डीआरडीओ ने उसे टेस्ट करा और टेस्ट फेल हो गया. तो ये न्यूज हम इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे कि टेस्ट फेल हो गया. ये न्यूज ना एक्चुअली इसमें हम कवर पता क्या करेंगे, वैसे तो हम क्लास में कवर नहीं करेंगे, पर नोट्स में मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट ऑफ मिसाइल्स दैट इंडिया पोजेसेस. इंडिया के पास कौन सी मिसाइल्स है और वो क्या क्या कर सकती हैं. वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको एंड में देखेंगे. Alright, so without further ado, let's start with the first issue that we are going to discuss today. वो है Artemis Moon Landing Program. Now, Artemis Moon Landing Program से related जो न्यूज आई थी वो द हिंदू में आई थी. देखते हैं क्या न्यूज आई थी. Artemis प्रोग्राम है क्या पहले तो. It is a US government funded crewed space flight program. Artemis प्रोग्राम पता क्या है? Artemis प्रोग्राम का USA का एक प्रोग्राम है जिसके तहत USA मून पे लोग भेजेगा, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा बाय 2024. नासा ने सबसे पहले मून लैंडिंग करवाई थी ह्यूमंस की. ठीक है, उसके बाद कभी मून लैंडिंग नहीं हो पाई. क्लियर. अब नासा फिर से सोच रहा है कि ह्यूमंस को मून पे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए नासा ने निकाला आर्टेमिस प्रोग्राम. ऑलराइट, तो द आर्टेमिस प्रोग्राम इज अ यूएस गवर्नमेंट फंडेड क्रूड स्पेस फ्लाइट. क्रूड मतलब ये स्पेस फ्लाइट ऑटोमेटेड नहीं होगी, इसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, क्रू बैठा होगा, स्पेस क्रू. दैट हैज द गोल ऑफ लैंडिंग द फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन. नाउ ये क्यों लिखा है द फर्स्ट वुमेन? आज तक कोई वुमेन मून पे लैंड नहीं करी है, पर आदमी कर चुके हैं. दैट इज व्हाई द नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन ऑन द मून, स्पेसिफिकली एट द लूनर साउथ पोल रीजन बाय 2024. लैंड आपने करवाना है मून के साउथ पोल रीजन में 2024 तक. एक वुमेन एस्ट्रोनॉट होगी और मेन एस्ट्रोनॉट्स तो होंगे ही होंगे. ऑलराइट,
दिस प्रोग्राम इज प्रीडोमिनेटली कैरिड आउट बाय नासा। अच्छा, ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है? वैसे जैसा कि यहां पे लिखा है कि ये यूएस गवर्नमेंट फंडेड है, तो नासा तो मेन पार्टिसिपेंट होगा, सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्टिसिपेंट होगा। बट नासा ने ना पार्टनरशिप्स भी करी हुई है बहुत सारी और कंट्रीज के साथ, बहुत सारी और स्पेस एजेंसीज के साथ। तो एक बार ये आर्टेमिस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज प्रीडोमिनेटली कैरिड आउट बाय नासा and US commercial spaceflight companies contracted by NASA। NASA ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट करा है स्पेस पार्ट टेक्नोलॉजीज देने के लिए। ये तो प्रिडोमिनेंटली होंगे ही होंगे। फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे आर्टेमिस प्रोग्राम के? एक तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगी, हमेशा नासा के साथ कोलैबोरेट करती है। देन जापान की स्पेस एजेंसी होगी जिसका नाम है JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। देन कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, यूके, और इसमें एक एशियन स्पेस एजेंसी भी होगी। वैसे तो जापान है ही, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्पेस एजेंसी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नाउ इस प्रोग्राम का मेन एम पता क्या है? ये कंट्रीज भी क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं? क्योंकि इन कंट्रीज का भी एम है कि ये भी अपने एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड करवा सके, इसलिए ये नासा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नासा ये डोमिनेट कर रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम, और नासा पहले यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे लैंड करवाएगा। बट इवेंचुअली ये कंट्रीज भी अपने साथ अपने एस्ट्रोनॉट्स इवेंचुअली भेजेंगी, राइट। नाउ नासा चाहता है कि अगर बाकी कंट्रीज भी नासा के साथ पार्टिसिपेट करके मून पे एस्ट्रोनॉट्स भेज रही हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो डिफाइन करेंगे कि ये स्पेस एजेंसीज पार्टिसिपेट कैसे करेंगी, या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए विच डिफाइंस कि ये जो कंट्रीज हैं ये मून पे अपने ऑपरेशंस कैसे हैंडल करेंगे, कैसे एक दूसरे से लड़ना नहीं है, मून पे लिटरिंग नहीं करनी, मतलब वेस्ट वगैरह नहीं फेंकना, वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं नासा ने। तो जो भी पार्टिसिपेंट कंट्री होगी अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम, उसको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं। NASA is leading the program but expects international partnerships to play a key role in advancing Artemis as the next step towards। अब नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मतलब ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम के आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं कि नासा प्लस दीज कंट्रीज वुड पार्टिसिपेट और कोलैबोरेट टू एडवांस दीज गोल्स। अब वो गोल्स कौन से हैं? लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल प्रेजेंस ऑन मून, ये गोल नंबर 1 है आर्टेमिस प्रोग्राम का, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस हो मून पे। दूसरा, लेइंग द फाउंडेशन फॉर प्राइवेट कंपनीज टू बिल्ड अ लूनर इकोनॉमी। प्राइवेट, जब आपने एक तरह से पहले मून पे ना कोई सिस्टम नहीं है, अभी मून पे कुछ ऐसा है ही नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। ये लोग मून पे एक सिस्टम बनाएंगे, वो बनाएंगे सारा सिस्टम, बेस वगैरह बनाएंगे, और उसके बाद प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती है लूनर इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। अब लूनर इकोनॉमी क्या होगी? जैसे कि मून का टूरिज्म कर सकते हैं, पर एक बार मून पे सारा सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज मून टूरिज्म भी कर सकते हैं। सामान पहुंचाना है, अगर लॉजिस्टिक्स पहुंचाने हैं मून तक, तो ये प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे मून के अराउंड भी इकोनॉमी डेवलप होने लग जाएगी। एक तो टूरिज्म की इकोनॉमी, एक ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमी, एक लॉजिस्टिक्स सामान पहुंचाने की इकोनॉमी। तो प्राइवेट कंपनीज को धीरे धीरे लूनर इकोनॉमी बनाने का एक मौका मिलेगा। तो ये गोल नंबर 2 है। और गोल नंबर 3 क्या है? इवेंचुअली सेंडिंग ह्यूमंस टू मार्स। पहले मून पे भेज के देखोगे, उससे कुछ लेसन्स लर्न करोगे, फिर आपकी जब कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी कि आप एक हेवनली ऑब्जेक्ट तक एस्ट्रोनॉट्स भेज सकते हो, फिर आप मार्स पे ह्यूमंस भेजने का प्रोग्राम चलाओगे। क्लियर? तो मेन एम तो मार्स ही है। ये स्टेप 1 है टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉट्स या ह्यूमंस, ये मेन है टुवर्ड्स जर्नी ऑफ ह्यूमंस टुवर्ड्स मार्स का। ओके, चलो अब आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में और क्या है। सो फार 8 कंट्रीज हैव साइंड दीज सो कॉल्ड आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये रूल्स एंड रेगुलेशन साइन करे हुए हैं, और 8 कंट्रीज आपने देख ली, 7 लिस्ट डाउन करी हुई थी और 8th है नासा, ठीक है। The space agency released a set of guidelines on October 13th for its Artemis moon landing program based on, अच्छा ये इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज करी हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन्हें इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ ये जो गाइडलाइंस है ना, इनका सोर्स क्या है? ये गाइडलाइंस किससे इंस्पिरेशन लेती हैं? 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, और बहुत सारे स्पेस को लेके ना कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट्स हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से इंस्पायर होकर, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके आपने आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम की गाइडलाइंस बनाई हैं।
ठीक है, एक बारी देख लेते हैं वो गाइडलाइंस कौन सी है, वो भी देख लेते हैं। नासाज मून शॉट रूल्स, पहला रूल नंबर 1 है, और ये नंबर 1 ही दिया हुआ ऐसे, एवरीवन मस्ट कम इन पीस। मतलब कोई फाइटिंग वगैरह नहीं होगी, वहां लड़ाई करने नहीं जा रहे, वहां वेपन्स यूज करने नहीं जा रहे, वहां पीस के लिए, पीसफुल पर्पसेस के लिए जा रहे हैं, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं आप, और पीसफुल पर्पसेस के लिए जा रहे हो। क्लियर? तो रूल नंबर 1। देन और कौन से रूल्स हैं? वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, हमने कुछ शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं। Secrecy is banned and all launched objects need to be identified and registered. आप चुपके से कोई अपना स्पेसशिप नहीं लॉन्च कर सकते, चुपके से एक एस्ट्रोनॉट स्मगल नहीं कर सकते। फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हर कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या कर रही है, उसमें फुल डिस्क्लोजर, फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। All members agree to pitch in with astronaut emergency. मान लो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स को कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मान लो उनका स्पेस सूट फट जाता है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारी कंट्रीज को हेल्प आउट करना पड़ेगा अगर एस्ट्रोनॉट रिलेटेड इमरजेंसी हो जाए। हो गई? क्लियर? नेक्स्ट, स्पेस सिस्टम्स मस्ट बी यूनिवर्सल सो एवरीवन्स इक्विपमेंट इज कंपैटिबल। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसे इक्विपमेंट बनाया कि नासा के इक्विपमेंट उसके साथ काम ही नहीं कर सकते। यूनिवर्सल होने चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए, और जो भी रिसर्च कर रहे हो वो सबके साथ शेयर करो। साइंटिफिक डेटा मस्ट बी शेयर्ड। ठीक है? हिस्टोरिक साइट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड। जो मून पे हिस्टोरिक साइट्स हैं, जैसे कि जो पहला मून पे मिशन गया था अपोलो, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उसकी लैंडिंग साइट प्रिजर्व करनी है, ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय कर देनी है। तो हिस्टोरिक साइट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड एनी रिजल्टिंग स्पेस जंक मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड। ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है कि अगर आपने कुछ वेस्ट आपका जनरेट होता है तो उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ये नहीं मून खाली पड़ा है फेंक के आ जाओ, ऐसा नहीं है। मून पे लिटरिंग नहीं करनी। Rovers and other spacecraft cannot have their missions jeopardized by others getting too close। कि collision हो गई, spacecraft land नहीं होने दे रहे क्योंकि किसी और का spacecraft खड़ा है, वो नहीं होने देना। और एंड में आपने एक बात लिखी है कि जो भी रूल्स को वायलेट करेगा ना, आर्टेमिस प्रोग्राम से उसे बाहर निकाला जा सकता है। वायलेटर्स कैन बी आस्क्ड टू लीव। ऑलराइट, तो ये नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम था और इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस निकाली हैं वो हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, वो है हमारी, हाँ नेक्स्ट न्यूज पे आ तो जाते हैं, पर उससे पहले ना मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने ना ये एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है। ये स्क्रीनशॉट की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? इसमें बाकी फैक्ट्स लिखे हैं कि रशिया ने क्यों नहीं ज्वाइन करा आर्टेमिस प्रोग्राम। रशिया की भी एक अपनी बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है, बहुत पावरफुल स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस। वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा इस आर्टेमिस प्रोग्राम में, जबकि सारी कंट्रीज कर रही हैं। देन चाइना क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा? जैसे अभी यूएस लॉ के तहत ना नासा के लिए इलीगल है चाइना से कोलैबोरेट करना, कोऑपरेट करना। तो चाइना तो इसीलिए नहीं कर रहा कि नासा ही नहीं करने दे रहा उसे। बट रशिया क्यों नहीं कर रहा? रशिया को तो इन्विटेशन भी आया था। क्लियर? तो ये चीज है। ऑलराइट, हाँ अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे, विच इज ओसाइरस रेक्स। ओसाइरस इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड वगैरह उनके नाम पे ही ये ना रखा था स्पेसक्राफ्ट का नाम। तो ओसाइरस रेक्स ऑन एस्टेरॉइड बेनू। ना आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या स्पेस एजेंसीज हैं, ये इन हेवनली बॉडीज में इंटरेस्टेड क्यों हैं? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स में फर्क क्या होता है। कॉमेट जो होते हैं ना आपके, वो सोलर सिस्टम के बाहर लाई करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट या कूपर बेल्ट के भी बाहर है एक ओर्ट क्लाउड, उसमें लाई करते हैं ये कॉमेट्स। और जैसे इनमें से कोई एक सोलर सिस्टम में एंटर हो जाता है तो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, और सन की हीट की वजह से उसकी जो आईसी सरफेस है वो मेल्ट हो जाता है और वो लाइट वगैरह, डस्ट वगैरह भी निकलता है और लाइट भी निकलती है। खैर ये तो हमने देख लिया कॉमेट्स का सिस्टम, ठीक है। दूसरा है एस्टेरॉइड्स। हम एस्टेरॉइड्स को स्टडी क्यों करते हैं? पहली बात तो एस्टेरॉइड्स क्या हैं? आपको सोलर सिस्टम की क्रोनोलॉजी तो पता है, प्लैनेट्स की क्रोनोलॉजी की सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है, ऐसे करते करते हैं। बट आपको पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक रॉकी सब्सटेंसेस की बेल्ट है, उसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो रॉक्स है ना ऐसी, जो प्लैनेट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाई, ऐसी छोटी छोटी रॉक्स है, वो ना प्लैनेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो ऐसी फ्लोट कर रही हैं। नाउ मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारी रॉक्स
ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है, सन के अराउंड, उन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, और वो बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। नाउ हम कॉमेट्स को स्टडी करने में या एस्टेरॉइड्स को खासकर स्टडी करने में इंटरेस्टेड क्यों हैं? वेल, आपको पता है सोलर सिस्टम जो बना था, सोलर सिस्टम पहले तो सन आया, सन का स्टार बना आपका, ठीक है, फिर स्टार के बाद ये प्लैनेट्स कैसे बने? देखो बहुत सारी ऐसी ना रॉक्स थी जो कंबाइन करके, कोलाइड कर करके, जो पुराना सोलर सिस्टम था ना वो बहुत ही ज्यादा जैसे रॉकी रीजन था, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन से भरा रीजन था, क्योंकि अभी चीजें बन रही है ना, तो यही छोटी छोटी रॉक्स ना कंबाइन कर रही थी, कोलाइड कर रही थी, टूट भी रही थी, जुड़ भी रही थी, तो कुछ रॉक्स जुड़ जुड़ के प्लैनेट्स बना दिए उन्होंने, ठीक है, और प्लैनेट्स ने अपना रेवोल्यूशन का रास्ता पूरा क्लियर कर लिया, अपना पूरा पाथ क्लियर कर लिया, ठीक है, वो तो स्टेबल हो गए, पर बहुत सारी रॉक्स तो रह गई, बहुत सारी रॉक्स कुछ भी नहीं हुआ उनको, वो प्लैनेट में नहीं बन पाई और वो रॉक्स ऐसे ही रह गई। नाउ एस्टेरॉइड को हम स्टडी क्यों करते हैं? एस्टेरॉइड्स वही एंशिएंट रॉक्स हैं। एस्टेरॉइड्स को हम जब स्टडी करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि वी आर गोइंग बैक इन टाइम, क्योंकि ये वही रॉक्स हैं जो सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग, ओरिजिन्स ऑफ सोलर सिस्टम के टाइम से अभी तक इनमें कोई खास चेंज नहीं आया। इनको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस अर्ली सोलर सिस्टम में क्या मटेरियल कॉम्पोजिशन थी, ये जो रॉक्स थी किन चीजों की बनी हुई थी, क्या सिस्टम था, राइट? जितने भी प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स में तो जियोलॉजिकल चेंजेस आते गए, बिकॉज एटमॉस्फेयर आ गया, बहुत सारी चीजें, पर ये रॉक्स आज भी वैसी ही हैं, प्रिस्टीन ही पड़ी हुई हैं, वैसी हैं जैसे बिगिनिंग में थी। तो एक तरह से जब आप इनको स्टडी करते हो तो यू गो बैक इन टाइम एंड स्टडी द वेरियस मटीरियल्स that were during the formation of, that were there during the formation of solar system. तो you want to go back in time, एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसीलिए बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ने ना अपने मिशंस ऐसे भेजे हुए हैं। जापानीज स्पेस एजेंसी जाक्सा तो एस्टेरॉइड्स पे मिशन भेज के सैंपल ला चुका है, ठीक है। नासा जो है वो कॉमेट से सैंपल ला चुका है, पर नासा ने आज तक किसी एस्टेरॉइड से सैंपल लाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। जाक्सा सक्सेसफुल हो गया, जापानीज स्पेस एजेंसी सक्सेसफुल हो गई, वो सैंपल ला चुकी है डिफरेंट एस्टेरॉइड से, पर अभी तक नासा नहीं सक्सेसफुल हुआ था। इसीलिए 2016 में नासा ने मिशन लॉन्च करा ओसाइरस एक्स, और इस मिशन का काम पता है क्या था? इस मिशन का काम था कि एक एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड बेनू। नाउ ये एस्टेरॉइड नासा ने सेलेक्ट करा और ओसाइरस एक्स को डायरेक्ट करा कि यहां से सैंपल लेके आने, कम से कम 60 ग्राम्स के सैंपल लेके आने और अर्थ पे वापस लेके आने। नाउ बेनू को क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि बेनू के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बेनू जो है ना, इट इज कम से कम 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इट हैजंट अंडरगॉन जियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, कोई खास जियोलॉजिकल चेंज नहीं हुआ है, तो यू आर गोइंग बैक 4.5 बिलियन ईयर्स इन टाइम, ठीक है, इसको स्टडी कर रहे हो। तो ओसाइरस एक्स इज अ सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च्ड बाय नासा टू गेट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड बेनू एंड स्टडी द ओरिजिन्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये मेन एम है, ठीक है। यहां पिक्चर भी आप देख सकते हो, क्लियर? चलो अब देख लेते हैं क्या न्यूज में आया है। After almost 2 years circling an ancient asteroid hundreds of millions of miles away, NASA spacecraft this week will attempt to descend to the treacherous boulder-packed surface and snatch a handful of rubble. अब नासा जब निकला था ना एस्टेरॉइड बेनू पे, तो नासा ने सोचा था कि ये जो एस्टेरॉइड होगा ना, काफी हद तक जैसे बीचेस नहीं होते, फ्लैट बीचेस होंगे, और फ्लैट बीच जैसा इसका सरफेस होगा, और इस पे छोटे छोटे पेबल्स होंगे, छोटी छोटी रॉक्स होंगी, ठीक है। बट नासा के सरप्राइज में क्या हुआ कि नासा जब इसके पास पहुंच गया ना, और नासा ने स्टडी करा, तो नासा फाउंड कि इस पे बड़े बड़े रॉक के बोल्डर भी हैं। अब अगर छोटे छोटे पेबल्स होते ना तो आप स्पेसक्राफ्ट को लैंड करके सैंपल निकाल सकते हो, पर अगर बड़े बड़े बोल्डर है तो आपको डर है ना कि आपने लैंड कर दिया, और आपके लैंड करने की वजह से क्या पता एकदम से थोड़ा शेक हो सिस्टम और बोल्डर्स आप पे गिर जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, राइट? इसीलिए नासा को ना टाइम लग गया। वैसे तो 2018 में पहुंच गया था, पर नासा अभी तक ढूंढ रहा है कि कौन से एरिया में जाएं जो रिलेटिवली फ्लैट हो, ऐसे रॉकी सरफेस ना हो। और नासा को एक फ्लैट सरफेस मिल भी गया है। वो क्या है?
Osiris Rex mission is looking to bring back at least 60 grams worth of asteroid Bennu, the biggest otherworldly haul from, ठीक है, the van size spacecraft, इसका साइज एक वैन जितना है, is aiming for relatively flat middle of tennis court size crater named Nightingale. इस एस्टेरॉइड बेनू पे एक क्रेटर है, क्रेटर आपको पता है, हॉलो सरफेस, वो क्रेटर का बीच का सरफेस फ्लैट है. नाउ क्रेटर का नाम है नाइटिंगेल. आप इस बीच के फ्लैट सरफेस पे जाके सैंपल निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, अ स्पॉट कंपेरेबल टू फ्यू पार्किंग प्लेसेस हियर एट अर्थ, ठीक है. मोर ऑन ओसाइरस रेक्स. ओसाइरस रेक्स है क्या? ओसाइरस रेक्स इज अ नासा एस्टेरॉइड स्टडी एंड सैंपल रिटर्न मिशन, हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, द मिशंस प्राइमरी गोल विच इज टू अकर ऑन अक्टूबर 20th, मैंने आपको बताया ना अक्टूबर 20th को इसने मेन काम करना है, सैंपल उठाने हैं, is to obtain a sample of at least 60 grams from a carbonaceous near Earth asteroid and return the samples to Earth for detailed analysis. The sample is expected to reach Earth by 2023. ठीक है? Osiris Rex will be the first US spacecraft to return samples from an asteroid. ठीक है, ये पहला यूएस स्पेसक्राफ्ट होगा. अभी तक किस नासा या यूएसए के किसी स्पेसक्राफ्ट ने किसी एस्टेरॉइड से सैंपल लेके घर नहीं आया. दो, जापान ऐसा कर चुका है. जापान हैज ऑलरेडी ब्रॉट बैक सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड इटोकावा. इटोकावा से सैंपल ला चुका है और इस साल के दिसंबर में एक और एस्टेरॉइड से सैंपल्स आने वाले हैं. उस एस्टेरॉइड का नाम है ryugu, RYUGU, ryugu. ठीक है, तो इटोकावा से तो ला चुका है ये सैंपल्स और इस दिसंबर में ryugu से सैंपल्स पहुंचने वाले हैं. तो जापान ऑलरेडी आगे है इस चीज में नासा से. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि why studying asteroids is so significant, why is it important, why are we studying asteroids. वैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में, बट फिर भी एक बारी देख लेते हैं, एक बारी आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं ताकि you can use those arguments in your mains answers. Okay, why is this mission important? Bennu is an asteroid picker's paradise, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड है. ये एस्टेरॉइड मिल गया, ये मतलब खुशकिस्मती की बात है क्योंकि ये एस्टेरॉइड बहुत पुराना है. ठीक है, द बिग ब्लैक राउंडिश कार्बन रिच स्पेस रॉक टॉलर देन न्यूयॉर्क्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाज अराउंड व्हेन आवर सोलर सिस्टम वाज फॉर्मिंग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, साइंटिस्ट कंसिडर इट अ टाइम कैप्सूल फुल ऑफ प्रिस्टीन बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, साइंटिस्ट इसे टाइम कैप्सूल समझते हैं क्योंकि अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं. तो साइंटिस्ट एक तरह से कैन गो बैक इन टाइम एंड स्टडी व्हाट वर रॉक्स लाइक 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, दैट कुड हेल्प एक्सप्लेन हाउ लाइफ फॉर्म्ड ऑन अर्थ एंड पॉसिबली एल्सवेयर. ठीक है, देयरफॉर दिस मिशन विल इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ठीक है जी, क्लियर, मेक सेंस. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आपके मेंस के आंसर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू विच इज इशू ऑफ स्पेस डिब्री. नाउ जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1957 से लेके 1957 में अर्थ की तरफ से मतलब दुनिया में सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1. ठीक है, 1957 में वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी और किसने करी थी? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन ने. ठीक है, नाउ यूएसएसआर की स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1957 में और उसके बाद ऑलमोस्ट हर कंट्री ने सैटेलाइट्स अपनी लॉन्च करी हैं या किसी स्पेस एजेंसी के थ्रू करवाई हैं. कहा यह जाता है कि 1957 से लेके अब तक कम से कम मोर देन 8000 सैटेलाइट्स जा चुकी हैं. नाउ ये इतनी सारी सैटेलाइट्स जो जा चुकी हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. सैटेलाइट्स भेजते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम पता कहां आती है कि आपका जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट है वहां पे ये स्पेस डिब्री इकट्ठा हो जाता है. ये जो सैटेलाइट का वेस्ट है, सैटेलाइट के पार्ट्स हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं. अब इनमें से कई सैटेलाइट्स के जो पार्ट्स हैं उनका कोई यूज नहीं है. ठीक है, कई सैटेलाइट्स डिफंक्ट हो चुकी हैं, कई सैटेलाइट्स फंक्शन ही नहीं कर रही हैं. ठीक है, कुछ भी नहीं उनका काम है, बट फिर भी एक स्पेस जंक के फॉर्म में ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती जा रही हैं. ठीक है, अब इतनी सारी सैटेलाइट्स आपने लॉन्च करी है, इतना सारा मटेरियल आपने स्पेस में लॉन्च करा है, ये स्पेस में ना वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है. इसे हम कहते हैं स्पेस डिब्री. बहुत सारे एयरक्राफ्ट जैसे मंगलयान जब जा रहा है मार्स की तरफ तो रास्ते में कुछ ऐसे इजेक्टर्स छोड़ जाता है, वो स्पेस में घूमते रहते हैं अर्थ के अराउंड. नाउ कहा यह जाता है आपके लिए इस टॉपिक के लिए दो ऑर्बिट समझने इंपॉर्टेंट है. एक तो होते हैं आपके लो अर्थ ऑर्बिट
लोअर अर्थ ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसकी हाइट है लेस देन 2000 किलोमीटर। अर्थ से 2000 किलोमीटर और लेस दूर होता है लो अर्थ ऑर्बिट, और एक होता है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो 36,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। ना ज्यादातर आपकी जो सैटेलाइट्स है ना वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगी है, और लो अर्थ ऑर्बिट में इतना स्पेस डिब्री इकट्ठा हो गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेस डिब्री की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने कल को चंद्रयान भेजना है, मंगलयान भेजना है, आप भेजोगे तो इन्हीं ऑर्बिट से के थ्रू गुजरते जाओगे। जब आपका चंद्रयान मून की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक ऐसी लेयर आती है जिसमें स्पेस का वेस्ट मटेरियल घूमी जा रहा है, आपको उस स्पेस के वेस्ट मटेरियल को डॉज करके जाना होता है। अगर कोई स्पेस मटेरियल आपको हिट कर गया तो आपकी सैटेलाइट या आपका स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो सकता है। तो आप सोचो, आप अर्थ से बाहर निकल रहे हो पर अर्थ के अराउंड एक ना जंक की लेयर है, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, उनको डॉज करके आपको निकलना है। अगर हम बिना देखे अंधाधुंध और सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं तो ये लेयर इतनी ज्यादा डेंस हो जाएगी कि कल को दूर प्लैनेट्स तक स्पेसक्राफ्ट भेजना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर ब्लॉक करेगी आपका पाथ। ठीक है, एक तो ये है, फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन जेपरडाइज हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम स्पेस डिब्री की पता क्या है? दूसरी प्रॉब्लम स्पेस डिब्री की ये है कि इतनी हाइट पे ना ये जो स्पेस जंक है ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घूम रहा होता है। एक छोटे से नट बोल्ट की भी ना स्पीड होगी 30,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑर्बिट में रहने के लिए इसे इतनी स्पीड से रिवॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से घूम रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से घूम रहे हैं। क्लियर? अब ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड से कोई एक छोटा सा नट भी घूम रहा होता है ना, और मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं, छोटा सा नट, आपकी सैटेलाइट जो ऑलरेडी इंडिया ने लॉन्च करी हुई है और वो काम कर रही है, मान लो एक छोटा सा नट इतनी हाई स्पीड पे आपकी सैटेलाइट को हिट कर जाता है ना, इतनी हाई स्पीड पे ना ये छोटा सा नट भी बहुत डेवेस्टेटिंग इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, बहुत चीजें बुलेट की तरह ये जाएगा और सैटेलाइट को डैमेज कर देगा। एक तरह से किसी ने आपकी सैटेलाइट पे गोली चला दी। ठीक है, तो ये जो स्पेस डिब्री घूम रहा है ये हाई स्पीड में घूम रहा है। आप फ्यूचर में कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो तो आपकी सैटेलाइट डेंजर में है, कभी भी इस स्पेस डिब्री से हिट हो सकती है और डैमेज हो सकती है, क्योंकि हाई स्पीड में घूम रहा है। प्रॉब्लम तो सिर्फ ये भी नहीं है कि आपकी सैटेलाइट डैमेज हो जाएगी। अगर आपकी एक सैटेलाइट डैमेज होगी तो भी क्या हो गया, एक ही डैमेज हुई, आप नई बना लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या एक्चुअली? प्रॉब्लम है जिसका नाम है केस्लर सिंड्रोम। नासा के एक साइंटिस्ट थे डोनाल्ड केस्लर, उन्होंने 1978 में एक सिनारियो प्रेडिक्ट करा था। उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था मान लो एक बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारा स्पेस जंक है, एक नट है, ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा नट बोल्ट है, वो घूम रहा है स्पेस में, वो एक तरह से अलग हो गया था अपने स्पेसक्राफ्ट से, वो घूम रहा है। मान लो एक्सीडेंटली वो एक अकेला नट जो है ना वो आपकी सैटेलाइट को हिट कर देता है। जैसे ही वो आपकी सैटेलाइट को हिट करेगा आपकी सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एकदम से अपने ऑर्बिट से हिल जाएगी, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल घूमने लग जाएगी। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल घूमने लग जाएगी, पहले जब उसका पाथ कंट्रोल था तो वो एक स्पेसिफिक पाथ में घूम रही है, अब आउट ऑफ कंट्रोल पाथ में घूमेगी तो वो और ऑब्जेक्ट्स को हिट करेगी, वो और ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और सैटेलाइट्स को हिट करेंगे, वो और सैटेलाइट्स को हिट करेंगी। एक नट से स्टार्ट हो जाएगा चेन रिएक्शन, और ऐसे करते करते विद इन अ स्पैन ऑफ सम डेज पूरी जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वर्ल्ड की जो काम कर रही हैं सारी एक एक करके डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, हिट हो जाएंगी, और पूरे वर्ल्ड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। वर्ल्ड एक तरह से फिर से एक डार्क प्लेस बन जाएगा, सारी सैटेलाइट्स बंद हो जाएंगी, सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डैमेज हो जाएगा। राइट? तो इसीलिए स्पेस डिब्री को रिमूव करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ स्पेस डिब्री को रिमूव करना जरूरी तो है, पर स्पेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना उसकी वो सॉल्व होनी बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि स्पेस ना किसी एक कंट्री का नहीं है, स्पेस मल्टीपल कंट्रीज का है। नाउ स्पेस में अगर प्रॉब्लम होती है तो मल्टीपल कंट्रीज को करना पड़ेगा कोऑपरेट, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंट्रीज कोऑपरेट ही नहीं करती। अगर किसी कंट्री को अपना एडवांटेज दिख रहा है और उसे लगता है कोऑपरेट करने से मैं ये एडवांटेज नहीं ले सकता, तो वो कोऑपरेशन को कहेगा भाड़ में जाए,
मैं अपना एडवांटेज लेता हूं। चाइना ऐसे कर सकता है, इंडिया ऐसा कर सकता है, राइट? तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई एक टॉप पे बॉडी नहीं है ना जो सबसे कहेगी कि सारी कंट्रीज को कि तुम्हें ये करना है, अगर नहीं करोगे पनिशमेंट है। कोई टॉप पे बॉडी नहीं है, सबका साझा एक सिस्टम है। क्लियर? तो इसीलिए स्पेस डिब्री में कोऑपरेशन चाहिए और वो ही नहीं हो पा रही। फिर भी इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गाइडलाइंस निकाली थी। वो गाइडलाइंस बाइंडिंग नहीं है, आप पे किसी भी स्पेस एजेंसी पे बाइंडिंग नहीं है, पर फिर भी कॉमन गुड को ध्यान में रखते हुए कई कंट्रीज इसे मान रही हैं, इन गाइडलाइंस को, कि ऐसा ये गाइडलाइंस हम मानेंगे तो स्पेस जंक कम डेवलप होएगा। क्लियर? तो मान रही है, तो इससे स्पेस जंक में प्रोडक्शन जो तेजी आ रही थी प्रोडक्शन में, वो अब कम होता गया बिकॉज ऑफ दीज गाइडलाइंस। पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारा स्पेस जंक है, उसको रिमूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे। नो, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए हैं कि उन एक्सपेरिमेंट्स को पहले टेस्ट करके देखेंगे और अगर वो काम करेंगे तो हम फिर उससे स्पेस जंक रिमूव करेंगे। ठीक है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। उनमें से एक दो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूं। एक एक्सपेरिमेंट है डीऑर्बिटिंग का। डीऑर्बिटिंग पता क्या है? कि एक ना स्पेस जंक या स्पेयर पार्ट घूम रहा है, उसको आपने ना बहुत फोर्स से ऐसे धक्का मार दिया। ठीक है? धक्का जैसे ही मारोगे वो अपने ऑर्बिट से हिल जाएगा और अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, अर्थ में चला जाना शुरू हो जाएगा। एटमॉस्फेयर तक जैसे ही पहुंचेगा तो एटमॉस्फेयर थिक इतना है कि वो बर्न होने लग जाएगा और अर्थ तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है? तो आप डी ऑर्बिटिंग के थ्रू सोच रहे हो। दूसरा एक टेक्निक है हार्पून। जो छोटा छोटा स्पेस जंक है ना, उसके लिए आप पता है कैसे कर रहे हो? हार्पून आपको पता है फिश कैच करने के लिए एक टेक्निक है कि आपने तीखा सा एक डंडा ले लिया और फिर ना आप ना रिवर में देख रहे हो, जहां आपको फिश दिखती है आप ऐसे मार देते हो, फिश उस तीखे से डंडे में फंस जाती है और आप निकाल लेते हो। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फिशिंग है। अब ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फिशिंग को हार्पून फिशिंग कहते हैं। ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फिशिंग से आप स्पेस जंक रिमूव करोगे। कोई भी ऐसे बॉडी जा रही है, स्पेस जंक जा रहा है, आपकी सैटेलाइट से या आपके स्पेसक्राफ्ट से एक ऐसे डंडा सा निकलेगा, हार्पून टाइप सा, वो ऐसे जाएगा और वो फिक्स कर लेगा। उसे फिक्स करते ही आप स्पेस जंक रिमूव कर लोगे। फिर डंडा ऐसे मारोगे, फिक्स करके रिमूव कर लोगे। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो इनको भी देख लेना आप। पर ये प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी इमर्जिंग प्रॉब्लम है स्पेस डिब्री की। ऑलराइट, मेक सेंस? आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, केस्लर सिंड्रोम, सॉरी ये याद रखना है, टेक्नोलॉजीज कुछ कुछ जो मिलेंगी। केस्लर सिंड्रोम का नाम याद रखना है कि ये एक थ्रेट है। और आपने याद रखना है ये चीज जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो कि स्पेस किसी का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है ना, इसलिए इट रिक्वायर्स कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, जिसकी वजह से, क्योंकि वो अचीव करना डिफिकल्ट है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेस में प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व नहीं होती। क्लियर? मेक सेंस? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट इशू पे, विच इज इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया। नाउ एक्चुअली हुआ क्या था, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं ये बता देता हूं। प्रिंट में ना एक्चुअली ये मैंने स्पेस डिब्री का टॉपिक क्यों उठाया, प्रिंट में एक्चुअली एक आर्टिकल आया था कि स्पेस डिब्री को रिमूव करने की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, जैसे हार्पून वगैरह, इन्हीं को हम ना यूज कर सकते हैं सी में, ओशियंस में जो वेस्ट पड़ा है उसको निकालने के लिए। तो ऐसा हमें ना स्टडीज करनी चाहिए कि कुछ टेक्नोलॉजीज जो स्पेस डिब्री को रिमूव करने वाली हैं, उनकी एप्लीकेशंस आपको सी वेस्ट रिमूवल में भी मिल सकती है। तो उस पे आर्टिकल आया हुआ था। ठीक है? पर ज्यादातर आर्टिकल ये आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल प्लीज पढ़ना भी जरूर। प्रिंट में आर्टिकल आया था, जरूर पढ़ना इसे। ज्यादातर ये आर्टिकल डेडिकेटेड है स्पेस को ही। क्लियर? अच्छा, एक और चीज पता है क्यों इसने लिखा हुआ है कि स्पेस डिब्री की प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगी? बिकॉज अब ना प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आपको पता है इलॉन मस्क ने एक स्टारलिंक प्रोग्राम निकाला है। उसमें पता है क्या है, वो 2022 तक या 2021 तक उसका एम है कि लो अर्थ ऑर्बिट में कम से कम 2000 सैटेलाइट्स वो डाल देगा। और उन 2000 सैटेलाइट्स का काम क्या होगा? अर्थ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट देने का, लो अर्थ ऑर्बिट में। नाउ एलोन मस्क का प्लान 2000 सैटेलाइट्स का है और अभी तक 700 सैटेलाइट्स जा भी चुकी हैं। तो इतनी सारी सैटेलाइट्स और आनी है, तो ये तो स्पेस डिब्री और एग्रेवेट करेगा, राइट? इसीलिए इसे रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना, स्टारलिंक प्रोग्राम पता होना चाहिए, एलोन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी चलाते हैं उनका है।
इंटरनेट प्रोवाइड करने का। ठीक है, हाँ, अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे, इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया। नाउ ये न्यूज पता क्या है, वैसे तो प्रिंट में न्यूज आई है कि निर्भय मिसाइल जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है वो उसका टेस्ट फेल हो गया, डीआरडीओ ने टेस्ट करा था। न्यूज इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पता क्या है कि हमें इंडिया की मिसाइल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी मिसाइल है, बिकॉज इसी आर्टिकल में शौर्य मिसाइल के बारे में डिस्कस करा हुआ है और क्रूज मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करा हुआ है। तो मैं करूंगा क्या, ये डिस्कशन का तो है नहीं इसका कोई पॉइंट, हम क्या करेंगे, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें कई इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, आपने बस याद कर लेना क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं उससे सवाल। All right, so that's it from my side, guys. I hope you liked the lecture, and I hope you didn't find any problems with it. But if you still have any problems, then you're free to contact us and express your doubts to us. Till then, this is me, Raghav, signing off. Thank you.